Good afternoon, all. I welcome you all on behalf of Applied Theatre India Foundation and Indian Council for Cultural Relations to the ninth session of first ever two-day virtual conference on role of applied theatre in Indian society. In this conference, 14 applied theatre practitioners, teachers, and facilitators present their research, their valuable thoughts, their experiments while working with diverse communities in India. Theatre is a form of knowledge. It should and can also be a means of transforming society. Theatre can help us build our future rather than just waiting for it. And our speaker for this session believes in this thought. I welcome our speaker, Shri Dakshin Kumar Bajrange. Shri Dakshin Kumar is an award-winning filmmaker, playwright, director, and activist from the Charra, the notified tribes of Ahmedabad in the western part of India. He is a recipient of Ford Foundation International Fellowship, currently working at the Budhan Theatre as a director. This is community theatre group of Charra denotified tribes of Gujarat. I request Shri Bajrange to present their research on an art of so-called criminal tribes, a Budhan theatre case study. Over to you, sir. थैंक यू सो मच वैशाली। मैं थोड़ा बहुत इंग्लिश और ज्यादातर हिंदी में बात करूंगा। मैं हम अप्लाइड थिएटर के बारे में बात कर रहे हैं। इंडिया जब सोशो पॉलिटिकली हमेशा से क्राइसिस वाला देश रहा है, ऐसे देश में अप्लाइड थिएटर कितना जरूरी है ये इस वक्त समझने की और सोचने की बहुत जरूरत है। यानी इस वक्त देश के अंदर किसान आंदोलन चल रहा है, दिन ब दिन रेप होते रहते हैं, बहुत सारी सोशो पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं, महंगाई यानी ऑल टाइम रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है, बेरोजगारी ने रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है। तो ऐसा समय में जो लोगों की जो आवाज बननी चाहिए, जब थिएटर लोगों की आवाज बनता है, सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, लेकिन जब वो लोगों की आवाज बनता है और कोई सोशो पॉलिटिकल चेंज के लिए जब थिएटर का उपयोग होता है, इस समय में अप्लाइड थिएटर की बहुत जरूरत है देश में। और मैं ये मानता हूं एज ए थिएटर प्रैक्टिशनर के तौर पे कि देश के कोने कोने में इस वक्त अप्लाइड थिएटर की जरूरत है, जिससे कि लोगों के जो इश्यूज है वो बाहर आ सके। उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट ये भी चीज है कि जब ऑडियंस, हमारे स्पेक्टेटर, जब अपने ही इश्यूज, जब वो उनका रिफ्लेक्शन, जब वो सामने वाले की क्रिएटिविटी में वो लोग जब देखते हैं और उसको रिलेट करते हैं, उस एक्सप्रेशन को अपने लाइफ के साथ में वो रिलेट करते हैं, तो स्टेट के अंदर, समाज के अंदर वायलेंस बहुत कम होता है। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जितने भी एक्सप्रेशन के जो मीडियम्स हैं उस पे काफी सेंसरशिप्स है, काफी प्रॉब्लम्स है, लोग नहीं खुल करके बात कर सकते हैं, नहीं खुल करके परफॉर्म कर सकते हैं। तो ऐसे समय में जरूरत है अप्लाइड थिएटर की, और बिल्कुल फियरलेस जो थिएटर है उसकी देश के अंदर काफी जरूरत है। मैं आज जो क्रिमिनल ट्राइब्स के बारे में जो बात कर रहा हूँ, उनके आर्ट के बारे में जो बात करने वाला हूँ, उससे पहले मैं कह दूं कि मैं खुद भी इसी तरीके की कम्युनिटी से मैं बिलोंग करता हूँ। मैं कंटेम्परेरी टाइम से शुरू करूंगा और थोड़ा इतिहास लेकर के फिर जो प्रैक्टिसेस हम लोगों ने अभी तक की है उसके बारे में मेरे जो प्रैक्टिकल जो एक्सपीरियंसेस है, पर्सनल जो एक्सपीरियंसेस है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अब कुछ साल जिस तरीके का हम लोग थिएटर कर रहे हैं, कुछ साल बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे पूरे इस जर्नी में। मैं 2018 से शुरू करूंगा, फिर मैं 1871 में जाऊंगा, फिर 1947 तक पहुंचूंगा और 1952 तक आऊंगा। उसके बाद एक लंबे ब्रेक के बाद 1998 तक मैं आऊंगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स है बुधन थिएटर की जर्नी में और उसके इतिहास की जर्नी में। फिर मैं 2004, 2008, 2017 और मैं फिर से 2018 में आऊंगा। मेरी बात जो है वो मैं 2020 में ला करके मैं पूरी करूंगा। तो ये एक क्रोनोलॉजी है मेरी जो टॉक है उसके बारे में। सबसे पहले मैं 2018 की बात कर रहा हूं। 26 जुलाई 2018, इस
जिस तरीके का हम लोग थिएटर करते हैं उसको समझने के लिए थोड़ा ये कंटेम्पररी इश्यूज को जरा हम समझ लो, फिर इतिहास में जाए तो जरा आई थिंक दैट विल बेटर। 2018 की 26 जुलाई रात को तकरीबन 2:30 बजे तकरीबन 300-400 पुलिस वाले, मैं जहां पर रहता हूं वहां पर रात को एक मास असॉल्ट होता है पुलिस का, और तकरीबन 300-400 लोगों को नींद में से उठाकर घर के जो दरवाजे हैं, उनकी जो खिड़कियां हैं, वो तोड़ के पुलिस अंदर जाती है, लोगों को मारती है, सोए हुए लोगों को मारती है, रास्ते पे जो जा रहे हैं उनको मारती है, उनके उनके मकान, उनके जो व्हीकल्स है व्हीकल्स तोड़ देती है, वो 4 व्हीलर हो या 2 व्हीलर्स हो। और पूरी कम्युनिटी जो अहमदाबाद के सबब एरिया में है और बहुत ही आइसोलेटेड कम्युनिटी है, बहुत ही एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टिग्मा जिसके साथ जुड़ा हुआ है, विकास आज तक जहां तक नहीं पहुंचा है, ऐसे कम्युनिटी के पढ़े लिखे लोग या जो पढ़े लिखे नहीं भी हैं, ऐसे लोगों पे, बच्चों पे, औरतों पे 300-400 पुलिस वाले आते हैं और एकदम से उनको कुत्तों की तरह मारते हैं। ये जब इंसिडेंट बनता है तब एक सवाल ये होता है कि क्या यही चीज जो हमारी स्टेट पुलिस है ये दूसरी जगह करती है? इसी तरीके से 300-400 पुलिस वाले आकर के किसी एक कम्युनिटी के लोगों को मारते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज को डिमोलिश करते हैं, लोगों को इंजरीज पहुंचाते हैं, और इसके साथ उनके ऊपर एक पुलिस केस तो होता है ये, और 29 पढ़े लिखे लोगों के ऊपर रॉबर के तौर पे, यानी चोर लुटेरे जो है, उसका एक केस उन पे दर्ज किया जाता है, सबको जेल में ले जाया जाता है और 8 दिन के बाद उनको छोड़ा जाता है। इन सब के पीछे क्या है? इंसिडेंट ये था कि किसी पुलिस वाले का किसी एक लड़के के साथ उन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ, दोनों के बीच में मारामारी हुई। पुलिस वाले को ये लगा कि चूंकि ये लड़का पर्टिकुलर कम्युनिटी से बिलोंग करता है और उनकी इतनी ताकत कि वो पुलिस के साथ बात करे और पुलिस के साथ लड़े, इसलिए वो एक गलत मैसेज स्टेट पुलिस को देता है कि पूरी चौकी जो है, वो पूरी चौकी को ये लोग घेरने के लिए आ रहे हैं, आप एक्सेसिव पुलिस फोर्स भेजिए। और वो भेजते हैं और जाकर के एक मास असॉल्ट होता है। सवाल यह है कि ऐसा क्यों हुआ? क्यों एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के प्रति किसी एक पुलिस वाले की एक प्रेजुडिस है कि ये कम्युनिटी के साथ अगर मेरा किसी के साथ मेरा अगर झगड़ा होता है और वो अगर मुझ पे हाथ उठाता है तो वो उसके लिए, उसके ईगो को हर्ट होता है, उसके लिए बहुत बड़ी इंसल्ट है, क्योंकि झगड़े रोज होते रहते हैं लोगों के साथ आमतौर पे। इसके रूट्स इतिहास में जाते हैं। 1871 में एक कानून बना था, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, जो अंग्रेजों ने बनाया था। ये कानून बनाने के पीछे का जो उनका मुद्दा था वो ये था कि उस वक्त देश के अंदर बहुत सारी नॉमेडिक ट्राइब्स थी जो ब्रिटिश के टैक्स नेट में नहीं आती थी, और ब्रिटिश प्राइमरीली यहाँ पर टैक्स लेने के लिए आए, तो राज करने के लिए प्राइमरीली नहीं आए थे। बाद में उन्हें पता चला कि यहाँ के तो राजा महाराजा जो है वो सब इडियट्स हैं और इन पे रूल कर सकते हैं हम लोग, तो उन्होंने फिर रूल करना शुरू किया था। तो ये जो घुमंतु जातियां थी ये उनके टैक्स नेट में नहीं थी और उन्हें चीप लेबर चाहिए थी, तो उन्होंने, और उनके लिए कोई व्यक्ति या समूह अगर कोई एक जगह से दूसरी जगह घूमता है तो उनके लिए बहुत अनयूजुअल बात थी। देश के, हमारे देश के लोगों के लिए नहीं थी, लेकिन उनके लिए बहुत अनयूजुअल बात थी, क्योंकि उनके लिए जो भी व्यक्ति या समूह कांस्टेंट मूव करता है वो सस्पेक्टेड है, उनके सर्विलेंस में आना चाहिए, ऐसा उनकी जो लॉ की जो थियरीज थी उसमें वो लोग मानते थे। इसलिए उन्होंने क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट बनाया। देश की 200 से ज्यादा ट्राइब्स को उन्होंने क्रिमिनल ट्राइब्स के तौर पे उन्होंने घोषित किया, बहुत क्रिमिनल घोषित किया कि ये जन्म से गुनहगार होते हैं। और उसके जो रूट है वो 1876 में जो यूरोप में एक थियरी बनी जिसे सीजर लोम्ब्रोसो की यूजेनिक थियरी कहते हैं, और सीजर लोम्ब्रोसो नाम के क्रिमिनोलॉजिस्ट ने ये बात थियोरिकली प्रूव की थी कि क्रिमिनलिटी कैन बी हेरिडिटरी, यानी एक मैं अगर गुनहगार हूं तो मेरा बच्चा भी गुनहगार है, मैं अगर चोर हूं तो मेरा बच्चा भी गुनहगार है। जैसे
इंडिया के अंदर हमेशा माना जाता है कि सुथार का बेटा सुथार बनेगा, कारपेंटर का बेटा कारपेंटर बनेगा, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनेगा। वैसे ही एक चोर क्रिमिनल आदमी है या कोई घुमंतु आदमी है तो उसका बेटा भी चोर या घुमंतु बनेगा। इस थियरी के बेस पर और उनके खुद के जो प्रेजुडिसेस है इन कम्युनिटीज के प्रति, तो उसके लिए उन्होंने इस कानून को बनाया। इस कानून के तहत बहुत सारी सेटलमेंट्स बनाई गई पूरे देश के अंदर, और सबसे बड़ी सेटलमेंट जो थी वो महाराष्ट्र में सोलापुर में थी, जहां हजारों लाखों की तादाद में लोगों को बंद किया जाता था। सेटलमेंट एक ऐसा फेंस एरिया होता था कि आई मीन इट वाज अ रैबिट प्रूफ फेंस। लोग बाहर नहीं जा सकते थे। लोगों को बाहर अगर जाना हो सब्जी उब्जी खरीदने के लिए तो उन्हें परमिशन लेनी पड़ती थी सुप्रिंटेंडेंट से। तो एक तरीके के भारत के कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स थे, उतने हॉरिबल नहीं थे जैसे जर्मनी में, लेकिन वो थे क्योंकि जो लोग घुमंतु लोग थे जिनका काम जंगलों में विचरण करना था, घूमना था, जंगलों पहाड़ों में डेजर्ट्स में, ऐसे घूमने वाले लोगों को एक जगह पर इकट्ठा करके उन्हें बंद कर दिया गया, ये मानकर कि ये क्रिमिनल और ये क्रिमिनल एक्टिविटीज कर रहे हैं। मैं बहुत ज्यादा इस कानून में नहीं जाऊंगा, लेकिन 1947 में जब देश आजाद हुआ तो इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट ने बहुत सारे जितने जेलों के अंदर जो कैदी थे उनको सबको छोड़ दिया था सेलिब्रेशन के लिए। ये बदनसीबी की बात है कि सेटलमेंट के अंदर ये जो घुमंतु लोगों को जो बाय बर्थ क्रिमिनल के तौर पे घोषित करके उन्हें जो बंद किया गया था, इन लोगों को उन्होंने आजाद नहीं किया। और इनको आजाद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उसके लिए भारत सरकार ने एक कमेटी का गठन किया कि वो उन्हें रिकमेंड करे कि भाई ये क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट एक्चुअली देश के लिए या इन ट्राइब्स के लिए है, जरूरी है नहीं है, उस चीज के लिए उन्होंने एक कमीशन का गठन किया। इस कमीशन ने 5 साल और 16 दिन लगाए इस बात पे पहुंचने के लिए, इस कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन पे क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट जो है वो बदनुमा दाग है और ये तुरंत रिपील होना चाहिए। लेकिन इस कानून को रिप्लेस करना चाहिए हैबिचुअल ऑफेंडर एक्ट से। अब ये हैबिचुअल ऑफेंडर एक्ट और क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, इसमें बहुत ही थीन लाइन है, सिमिलैरिटीज बहुत ज्यादा है, बहुत ही थीन लाइन है, डेफिनेशन थोड़ी सी चेंज होती है उसके अंदर। तो एक कानून को रिपील किया गया, यानी देश आजाद होने के 5 साल और 16 दिन के बाद भारत देश के एक समूह को, जिन्होंने कभी अंग्रेजों की गुलामी को नहीं स्वीकारा था और उन्होंने जेलों में रहना, बंद रहना, उस सेटलमेंट के अंदर बंद रहना पसंद किया था, लेकिन उनकी गुलामी को नहीं स्वीकारा था, उन्हें आजाद नहीं किया गया। उन्हें आजाद 5 साल और 16 दिन के बाद किया गया, लेकिन साथ में उन्हें कानून दिया गया हैबिचुअल ऑफेंडर एक्ट, यानी आदतन गुनहगार अधिनियम। इस कानून के तहत आज भी भारत के उन जो 200 ट्राइब्स को क्रिमिनल ट्राइब्स के तौर पे घोषित किया गया था, वो स्टिग्मेटाइज हुए, स्केपगोट बने पुलिस डिपार्टमेंट के लिए। कभी भी उनको अरेस्ट करना, इंटरोगेट करना, ये सब कुछ चलता रहा। मेरे जो पूर्वज थे जब वो सेटलमेंट में से बाहर निकले, उनके पास कुछ भी करने के लिए नहीं था, क्योंकि कोई पॉलिसी नहीं थी। पाकिस्तान से जो रेफ्यूजीज आए थे उनके रिहेबिलिटेशन के लिए भारत सरकार के पास में पॉलिसीज थी, लेकिन अपने ही देश के जो लोग थे, पाकिस्तान में जो लोग थे वो भी अपने ही देश के लोग थे, लेकिन अपने देश के अंदर जो जेलों के अंदर जो बंद लोग थे उनके लिए रिहेबिलिटेशन के लिए कोई पॉलिसी नहीं थी। लोगों ने बाहर निकला, उन पे सामाजिक धब्बा लगा हुआ था, कानून का धब्बा लगा हुआ था कि ये जन्मजात गुनहगार है। लोगों ने काम नहीं दिया, लोगों ने छोटी मोटी चोरी चकारी करना शुरू किया, गुनहगार जीवन जो है वो जीना शुरू किया, और ये चलता रहा। ये मेरे पिताजी की जनरेशन 90s तक जो थी तब तक चलता रहा। बहुत सारे लोग क्राइम करके ही अपना गुजारा करते थे, कोई शराब निकालते थे। तो मैं जिस कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ उस कम्युनिटी में काफी सारे लोग चोरी करने जाते थे, जाते हैं, और बहुत सारे लोग शराब का भी धंधा करते हैं। इन तक आज तक कभी भी जितनी सरकारें बदल गई लेकिन कोई भी विकास की पॉलिसी तक नहीं पहुंची, और इनका एक्सप्रेशन जैसा था वैसा का वैसा रहा। उनके एक्सप्रेशन को देने के लिए कोई माध्यम कभी शुरू नहीं हुआ। मैं आता हूं 1998 पे, जहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक घटना बनी, बहुत ही बदनसीबी वाली वो घटना थी, और वो बनी थी ईस्ट इंडिया में, ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, जहां पर कलकत्ता से कुछ 200 किलोमीटर दूर पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में एक 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 साबर कम्युनिटी के एक बंदे को पुलिस बेरहमी से मार देती है, पुलिस लॉकअप के अंदर, फिर पुलिस जेल में ले जाती है उन्हें, और वहां पर उसको मार देती है, वो मर जाता है। अब पुलिस एक अपनी जो भी गिमिक्स करनी होती है वो करती है,
वो कहती कि आत्महत्या का केस है, लेकिन महाश्वेता देवी जो बहुत ही फेमस राइटर है, वो साबर कम्युनिटी के साथ उस समय काम करते थे, तो उन्होंने फिर से उनका पोस्टमार्टम होना चाहिए उसकी एप्लीकेशन करके कोलकाता हाई कोर्ट का एक इंटरिम जजमेंट था बुधन सबर केस पे, और उस इंटरिम जजमेंट को एक छोटे से मैगजीन में प्रिंट किया गया था। ये जो मैगजीन था, ये जो बात थी इंसिडेंट की बुधन की, ये ईस्टर्न इंडिया से ट्रैवल करके वेस्टर्न इंडिया में जहां पर हम लोग रहते थे, और 1998 में एक छोटी सी लाइब्रेरी डॉक्टर गणेश देवी जो पद्मश्री है, और उन्होंने सारी जिंदगी घुमंतु विमुक्त जनजातियों के लिए, आदिवासियों के लिए, उनकी भाषा पे काम करने के लिए लगाई, उन्होंने एक छोटी सी लाइब्रेरी यहाँ पर शुरू की थी। उस लाइब्रेरी में, उस पुस्तकालय में ये छोटा सा मैगजीन है, और मुझे ये कहा गया कि क्या आप इस इंटरिम जजमेंट के ऊपर क्या आप एक नाटक बना सकते हैं क्या? मैंने अपनी जिंदगी का पहला नाटक हमने लिखा, बनाया, मैंने लिखा, उसको परफॉर्म किया, और उसका जो पहला परफॉर्मेंस था वो 31 अगस्त 1998 को किया गया। क्यों 31 अगस्त को चूज किया गया? ये इसलिए किया गया कि देश 47 में जब आजाद हुआ, उसके 5 साल और 16 दिन के बाद, मतलब 31 अगस्त 1952 को देश में जब लोगों को आजाद किया, तो जिन कम्युनिटीज को नोटिफाइड किया गया था उन्हें डी नोटिफाइड किया गया, उन्हें डीएनटी करके एक नया नाम दिया गया, और ये जो नया नाम है, ये जो डी नोटिफिकेशन जो डे था, इसका सेलिब्रेशन हमने पहली बार 31 अगस्त 1998 को बुधन नाम का एक नाटक है वो हमने किया। अब ये नाटक ही क्यों कहा गया, क्यों छारा कम्युनिटी के बच्चों को, उस वक्त हम लोगों की जो एज थी कुछ 20 साल की एज होगी उस टाइम पे, क्यों हमें ये कहा गया कि आप नाटक कीजिए? छारास जो है वो ट्रेडिशनली लोग ये मानते कि ये चोर उचक्के हैं, बदमाश है, गुंडे हैं, लेकिन अगर आप उनको ट्रेडिशनली आप देखो, उनका इतिहास देखो, अंग्रेजों की किताबें देखो, पुलिस ने जो उनके ऊपर जो रिपोर्ट्स बनाई अगर वो देखो आप, या कुछ लोगों ने जो छारास के ऊपर, या कंजर बोलिए, सांसी बोलिए, इन लोगों पे जो लिखा है, वो ये कहते थे कि ये बहुत ही अच्छे परफॉर्मर्स हैं, स्ट्रीट परफॉर्मर्स। मेरी दादी जो थी वो स्ट्रीट परफॉर्मर थी, महाराष्ट्र की थी, सोलापुर धुले में वो लोग घूम करके हिंदी फिल्मों के गाने वगैरह गा के डांस करते थे, मजमा करते थे, तलवार लेकर के नृत्य करते थे। लेकिन जब उनका कला रिलेवेंट नहीं रही, तब उन्होंने चोरी चकारी करना उन्होंने शुरू किया। तो ये कला जो थी ये जीन्स में थी, और शायद यही बात सोच के डॉक्टर गणेश देवी ने मुझे ये कहा कि आप एक नाटक लिखिए इसके ऊपर, और उस कला का जो उपयोग था, उस कला का उपयोग हमने नाटक करके जो घुमंतु विमुक्त जनजातियों के साथ देश में हो रहा है, उस आवाज के लिए हमने उसको यूज करना शुरू किया। दूसरा कारण यह भी था कि जिस तरीके से हमारे समाज के लोग जो चोरी करते थे या आज भी करते हैं कुछ लोग, वो लोगों की जो चोरी करने की जो पैटर्न्स हैं, वो पैटर्न भी एक परफॉर्मेंस ही है एक तरीके से, क्योंकि उसमें एक डायरेक्टर होता है, एक प्रॉपर स्क्रिप्ट रहती है, फंबल होने के चांसेस उसमें बहुत कम होते हैं, क्योंकि ये डिस्ट्रैक्ट करके किसी भी चीजों को उठाते हैं, चोरी करते हैं। आप उसको लीगल डेफिनेशन में अगर आपको डालना है तो डाल सकते हैं। कुछ लोगों के लिए लाइवलीहुड है, क्योंकि उन्हें कभी भी सरकार की तरफ से या समाज की तरफ से अपने आप को रिहेबिलिट करने का न चांस दिया गया है, ना उन्हें चांस कभी मिला है। तो उनका जो चोरी करने का जो पैटर्न है, दैट इज लाइक अ थिएटर, इट्स अ कंप्लीट थिएटर। थिएटर में आप फंबल कर सकते हैं, वहां पर आप नहीं कर सकते हैं। अलग अलग स्टेट की लैंग्वेज बोलनी पड़ती है, उसके कॉस्ट्यूम पहनने पड़ते हैं, उसका प्रॉपर रेकी करना पड़ता है। तो ये दो कारण थे, ये दो कलाएं जो थी ये जीन्स में थी, और उसको बुधन नाटक करके हम लोगों ने इसको किया। उसके बाद जब भी देश की घुमंतु विमुक्त जनजातियों के ऊपर अत्याचार हुए, और जब भी हमारे पास वो पहुंचे, किसी भी माध्यम से पहुंचे, न्यूज़पेपर से, उस पर हमने नाटक करके लोगों के सामने रखना हमने शुरू किया। अब ये नाटक बिगिनिंग में तो कोई किसी की ट्रेनिंग तो थी नहीं हम लोगों की कि हम लोग नाटक करें, और अंदर से एक आवाज आती थी कि नहीं, कुछ तो भी जो भी, क्योंकि बुधन सबर के साथ जो कलकत्ता में पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में जो हुआ, वो रोज यहाँ के माँ बाप के साथ, हमारे साथ, वो रोज हम देखते थे पुलिस का आना जाना, गाली देना, मारना, सब कुछ। तो ये जो अंदर वायलेंस जो पैदा होता है, जब इस तरीके का एट्रोसियस स्ट्रक्चर जब डेवलप होता है,
तो जब वायलेंस अंदर डेवलप होता है उसको निकालने के भी तरीके होने चाहिए समाज में शांति के लिए। बुधन ने वो काम किया, बुधन थिएटर ने वो काम किया। बुधन थिएटर ने अपने एक्सप्रेशन को बाहर निकाला और अपने एक्सप्रेशन को डेवलपमेंट के साथ जोड़ा। बुधन नाटक के बाद कई नाटक किए हैं हमने, मेरे ख्याल से 52 प्रोडक्शंस हम लोगों ने किए, उसके कोई 1700-1800 शोज किए होंगे पूरे देश के अंदर। ये तीसरी जनरेशन है जो अभी नाटक कर रही है। इसके सिवाय यानी ये नाटक करने का जो मुद्दा था वो सिर्फ एक ही था, ये कोई पैसा वैसे कमाने के लिए कोई नाटक नहीं किए जाते थे। हम जब भी नाटक करते थे और कोई हमें मदद करना चाहता था तो हम उन्हें कहते थे क्या हमें किताबें दीजिए, क्योंकि हम एक बहुत सुंदर लाइब्रेरी बनाना चाहते हैं। और हमने वो बनाई, वो अभी भी छारा नगर में चलती है, एक छोटी सी बहुत ही बढ़िया लाइब्रेरी चलती है। काफी सारे लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी किताबें उन्होंने हमारे लाइब्रेरी के लिए भेजी। वो जो लाइब्रेरी है वो कन्वेंशनल लाइब्रेरी नहीं है, वो जो लाइब्रेरी है वो इट्स अ हैपनिंग प्लेस, इट्स अ क्रिएटिव स्पेस, जहां बच्चे आते हैं तो कोई शांत जगह नहीं होती। रास्ते पे एक 10 बाय 10 के रूम में पुस्तकालय है और वहां पर किताबें पढ़ते हैं। लाइब्रेरी में जब बच्चे आते हैं तो वो नाटक से एनकाउंटर उनका होता है, वो इंटरेस्टेड होते हैं। तो ऐसे जनरेशन करते करते तकरीबन 300 एक्टर्स को हम लोगों ने तैयार किए। लोग आते रहे, जाते रहे, अपने प्रोफेशनल लाइफ में जाते रहे और एक ही मुद्दे को लेकर के पिछले 20 साल से हम लोगों ने नाटक किया। ये मुद्दा था कि आर वी सेकंड क्लास सिटीजन, क्या हम दोयम दर्जे के नागरिक हैं कि इस देश की सरकार, इस देश में 200 जो ट्राइब्स है या नॉमेडिक ट्राइब्स है जिनकी तादाद 6 करोड़ से ज्यादा होती है, उनके प्रति इतना दुर्लक्ष्य क्यों? उनकी बातों को सरकार क्यों नहीं समझती है? उनके ऊपर कोई पॉलिसीज क्यों नहीं बनाती उनके विकास के लिए? तो ये जो सवाल था जो महाश्वेता देवी जी ने पूछने के लिए कहा कि आप देश से पूछिए कि आर वी सेकंड क्लास सिटीजन, क्या हम दोयम दर्जे के नागरिक हैं? और दूसरा, क्योंकि इसका जवाब न समाज के पास है और न सरकार के पास, तो हम हमारी डिमांड भी रखते थे। कोई पैसे की, गाड़ी की, जमीन की वो डिमांड नहीं थी कभी भी किसी। हम मांगते थे आत्मसम्मान, डिग्निटी मांगते थे। हम हमारे नाटक के बाद हमेशा, नाटक खत्म होने के बाद एक कोरस में एक डायलॉग बोलते थे, आर वी सेकंड क्लास सिटीजन, हमें चाहिए आत्मसम्मान, हमें चाहिए आत्मसम्मान, हमें चाहिए आत्मसम्मान। ये डिमांड थी और ये डिमांड आज भी है। 20 साल में इतने सारे शोज किए, 20 सालों में कम से कम ये फर्क पड़ा कि अहमदाबाद की जो सिविल सोसाइटी है, जो छारास को भी शायद कभी ना कभी क्रिमिनल मानती थी, उनका नजरिया जो है वो थोड़ा बहुत उनका बदला। और एक थिएटर ग्रुप जो है वो एक आइसोलेटेड स्टिग्मेटाइज कम्युनिटी के लिए प्रेशर ग्रुप बना। कम से कम अब कुछ भी अगर कम्युनिटी के अंदर होता है तो एक ग्रुप है, एक प्रेशर ग्रुप है जो तुरंत बाहर निकलता है, अपना ढोल लेकर के, अपनी जो भी छोटी मोटी चीजें है, प्रॉपर्टी लेकर के नाटक बनाता है और लोगों के सामने चला जाता है। वो ये परवाह नहीं करता है कि उसकी नाटक की स्क्रिप्ट स्टेट को सबमिट करनी है या स्टेट उसको सेंसर करेगा। वो जाता है, तुरंत अपने आप को एक्सप्रेस करता है। वो अपने आप को जब एक्सप्रेस करता है तो वो एकदम नॉन वायलेंट बच जाता है, उसका गुस्सा उसका निकल जाता है। और समाज जब वो सुनता है तो समाज के नजरिए में उसका बदलाव आता है। उसकी समाज चोरों की तरह नहीं लेकिन एक सामान्य इंसान के तौर पे देखने के लिए उसकी दृष्टि जो है वो चेंज होती है। इसके सिवाय कुछ सक्सेसफुल जो चीजें हम लोगों ने की जिसके काफी अच्छा आउटपुट थिएटर क्या है, वो ये थी कि अहमदाबाद में ही मणिनगर नाम का एरिया है जो हमारे प्राइम मिनिस्टर की, जब वो सीएम थे, उनकी पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूंसी रह चुकी है। उस जगह पर काफी सारे गरीबों के मकान तोड़े जाते थे, उसमें हमारे घुमंतु विमुक्त जनजातियों के भी तोड़े जाते थे। तो 2004 में हम उसमें काफी सारे बच्चों थी, मलबा रहता था, इतनी सारी धूल उड़ती थी, उससे बच्चों के नाक चौकअप हो जाते थे और कई बच्चों की डेथ हो गई। कई बच्चे, 12-15 बच्चे तो मैंने ही खुद ही देखे, उनकी डेथ बार बार डिमोलिशन करने की वजह से हो जाती थी। उनके इश्यूज को बुधन थिएटर ने टेकअप किया, बात किया, परफॉर्म किया, बुलडोजर पूरे शहर के अंदर किया, लोगों का जितना भी सपोर्ट था वो लिया। इस नाटक से फर्क ये पड़ा कि कुछ लॉयर सामने आए, उन्होंने कहा कि केस करना चाहिए इसको लेकर के, एक हाउसिंग राइट्स के लिए। हमने हाई कोर्ट में वो केस किया, हम हाई कोर्ट में जीत गए 2009 या 10 मेरे ख्याल से था। उसमें हम
केस जीत गए। और ये पहला ऐसा थिएटर ग्रुप था जो काफी लंबे समय तक उसने लीगल की। फिर हमें अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने सुप्रीम कोर्ट में, उन्हें ये लगा कि ये गरीब भीख मांगने वाले लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे। अब फॉर्चुनेटली अच्छे लोगों की इस देश के अंदर कमी नहीं है, तो दिल्ली में भी लोगों ने काफी सपोर्ट किया और हम सुप्रीम कोर्ट में भी केस जीत गए उनके हाउसिंग में। ये 212 फैमिलीज थी, कुछ 1200-1500 लोग हैं, और ये रास्ते पे रहते थे कई सालों तक, लेकिन उनके पास कुछ थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट थे, लेकिन वो घुमंतु थे और मुश्किल से सेटल डाउन हुए थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको कंसिडर किया और ऑल्टरनेटिव हाउसिंग राइट्स के लिए उन्होंने ऑर्डर किया। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने उसकी इंप्लीमेंट नहीं किया। 2012 में ऑर्डर आया था, 2017 में उस ऑर्डर का इंप्लीमेंटेशन किया गया इलेक्शन से पहले, और सभी को पक्के मकान मिले। 212 फैमिलीज को पक्के सरकार के बनाए हुए अच्छे मकान मिले, 55 लाख रुपए की उनको लोन मिली। और ये सारा कुछ जो काम है, ये सारा कुछ काम थिएटर के माध्यम से हुआ। और उस जगह को, वहां के लोगों की डिमांड है कि हम इसे नाम क्या दें इस जगह का, तो उनका ये डिमांड है कि इसे थिएटर विलेज के तौर पे देना चाहिए, क्योंकि अगर नाटक नहीं होता तो ये शायद हाउसिंग राइट्स जो है वो उन्हें नहीं मिलते। 2008 में एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट बुधन थिएटर ने किया पीपल विद डिसेबिलिटी कम्युनिटी के साथ। और इसके साथ जब पीपल विद डिसेबिलिटी कम्युनिटी के ऊपर काफी सेक्सुअल असॉल्ट वगैरह के केसेस बहुत सारे होते थे, तो ठोकरपुर नाम का एक नाटक हमने यहाँ पर ब्लाइंड पीपल एसोसिएशन जो है उनके साथ बनाया। बुधन थिएटर, आशीष कक्कड़ बहुत ही अच्छे मेरे दोस्त रह चुके थे, अभी कोरोना में उनकी डेथ हुई, उनके हार्ट अटैक से उनकी डेथ हुई और काफी यंग थे। हमने मिल करके वो ठोकरपुर नाम का एक नाटक बनाया। इसमें हमने, ये नाटक सिर्फ लोग देख करके चले जाए उसमें मैं बिलीव नहीं करता हूं। हम लोग बिलीव करते हैं कि एक्टर जो है वो लीडर बननी चाहिए थ्रू द थिएटर प्रोसेस। तो हमने कुछ 32 बहनें जो थी वो 11 डिस्ट्रिक्ट से उन्हें लाया यहाँ पर, उनको ट्रेनिंग दिया, उनको 2 ग्रुप बनाए उनके, और ये 11 डिस्ट्रिक्ट से जो लड़कियां आई हुई थी इन सबको ठोकरपुर का नाम का नाटक बना करके उसके 10-12 परफॉर्मेंसेस अहमदाबाद में किए, उनका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हुआ। और यही नाटक 1 महीने के बाद जाकर इन्हीं 11 डिस्ट्रिक्ट में जो ऐसी लड़कियां आई थी, इन्होंने वहां की पीपल विद डिसेबिलिटी कम्युनिटी जो है उनके साथ नाटक किए। 10 दिसंबर मेरे ख्याल से 2008-9 के बीच में, जब दिसंबर में डिसेबिलिटी डे आता है, तो 10 दिन के अंदर 340 शोज इन 11 थिएटर ग्रुप ने किए। और इस पूरे एक्सपेरिमेंट को दुनिया का सबसे बड़ा थिएटर इवेंट ऑफ द पीपल विद डिसेबिलिटी कम्युनिटी माना जाता है कि 10 दिन के अंदर 340 शोज एक ही नाटक के पूरे गुजरात के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अंदर करना। और ये ब्लाइंड पीपल एसोसिएशन की मदद से हम लोगों ने इसको किया। ये जो थिएटर विलेज जो हमने बनाया नाटक के माध्यम से, अब घर तो मिल गए लेकिन रोजगार का क्या करना है, यानी लोगों को डिग्निफाइड वे पे छत मिल गई लेकिन डिग्निफाइड वे पे उनका लाइवलीहुड शुरू करना भी बहुत जरूरी था। तो विद द हेल्प ऑफ पॉल हेवलिन फाउंडेशन एंड भाषा रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बड़ौदा में जो है, उनकी मदद से हमने एक लाइवलीहुड का प्रोग्राम शुरू किया राजभोई कम्युनिटी के साथ, जिनको ये मकान मिले। राजभोई कम्युनिटी में आपको ये बता दूं कि ये आप अहमदाबाद में अगर कभी आएंगे या किसी भी स्टेशन पे या किसी बस के अड्डे पे, जो लोग कान साफ करने का जो काम करते हैं, ये ज्यादातर सबसे गरीब तबके के राजभोई समाज के लोग होते हैं। राजभोई, अब कोरोना की वजह से इनका लाइवलीहुड चला गया था। इनकी जो महिलाएं हैं, ये महिलाएं बहुत ही अच्छी रस्सी बनाती है, बहुत ही अच्छी हैंडमेड रस्सी बनाती है। तो थिएटर के माध्यम से लोगों को सेंसिटाइज करके कुछ पैसे कॉपस फंड इकट्ठा करके उनका लाइवलीहुड का जो ऑप्शन है, वो लाइवलीहुड के ऑप्शन को खोला गया। इस वक्त वो सब लोग अच्छी तरीके से, सारे परिवार रस्सी बना रहे हैं, वो बेच रहे हैं, और सब लोग अपनी तरीके से अपना लाइवलीहुड जो है वो रोजगार अपना कर रहे हैं। मैं वापस से 2018 पे आ रहा हूं, 2017 से 2018 पे वापस आ रहा हूं। 29 लोगों को अरेस्ट किया गया, काफी नाटक, काफी कविताएं लिखी गई, काफी कुछ हुआ। 29 छारास के ऊपर केस किया गया, जेल में जाके आए, 2-2.5 साल हो गए।
हम लोगों ने जो पुलिस रिस्पॉन्सिबल थे उनके खिलाफ जो केस करना था, आज तक हम लोग केस दर्ज नहीं करा पाए। अलग अलग एजेंसीज के पास में केस दर्ज करने के लिए कोर्ट में गए, पुलिस कमिश्नर के पास में गए, लेकिन आज तक हम उसमें सक्सेसफुल नहीं हुए हैं। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर समाज से बिलोंग करते हैं तो यू आर बाउंड टू सप्रेस द स्टेट और द सोसाइटी विल बाउंड टू सप्रेस, आपको सप्रेस करेंगे ही करेंगे। और आपके पास जो आपके अधिकार है वो अधिकार लेने के लिए आपको इतना लंबा स्ट्रगल करना पड़ता है कि पूरी जिंदगी निकल जाती है। मैं आपको कल की बात कह रहा हूं, मेरी बेटी की शादी थी 9, 10, 11 तारीख को, और मेरा जो जमाई है वो महाराष्ट्र का है, नंदुरबार का। तो यहां से जो भी कुछ बच्चे को हम लोग देते हैं, तो एक ट्रक आइसर भर के जाना था। तो ये जो ट्रांसपोर्ट वाले जाते हैं तो एक बिल्टी बनाते हैं वो लोग देने के लिए, अगर कोई पुलिस वाला चेक करता है तो वो देखते हैं। तो हम लोग एड्रेस लिख रहे थे, तो मैंने मेरे घर का एड्रेस तो लिखा, मैंने मेरे जमाई से पूछा कि आपके घर का एड्रेस क्या है, एग्जैक्टली बताओ। तो उनको महाराष्ट्र में कंजर भाट कहते हैं, कंजर भाट। कंजर शब्द अभी गाली के तौर पे यूज होता है। तो वो मुझे एड्रेस लिखवा रहे थे, तो उसने कहा कि मामा मैं कंजरवाड़ा लिखा हूं क्या, या रेलवे कॉलोनी लिखा दूं। तो मैंने कहा तुम्हारी जो भी इच्छा हो। कंजरवाड़ा बोली नहीं, ये पुलिस वाले कभी शायद परेशान करेंगे, बीच में सामान वामान रोक लेंगे। तो मैंने उसको डिसीजन छोड़ा और उसने वो नाम नहीं लिखवाया, अपना गांव का नाम कंजरवाड़ा नहीं लिखवाया, उसने रेलवे कॉलोनी लिखवाया। तो जो 1871 में जो स्टिग्मा लगा था वो 2020 में कल तक बरकरार है। इसको ब्रेक करने के लिए एक नहीं हजारों बुधन थिएटर की जरूरत है, और देश के कोने कोने में नाटक के माध्यम से, फिल्म के माध्यम से, अलग अलग तरीके के जो एक्सप्रेशन के माध्यम है उससे लोगों तक पहुंचना, और स्टेट का और समाज का रवैया इन समाजों तक बदले, उसकी बहुत ही ज्यादा जरूरत है। एक अंतिम बात कह के मेरी बात में कंक्लूड करूंगा, वो ये है कि जो डी नोटिफाइड ट्राइब्स की जो मूवमेंट है, जो देश की अभी रिसेंट सोशल पॉलिटिकल मूवमेंट में एक मानी जाती है, उसका जब भी इतिहास लिखा जाएगा तब बुधन थिएटर की जो कल्चरल मूवमेंट हुई है देश की घुमंत और विमुक्त जनजातियों के स्टिग्मा को दूर करने के लिए, जो 3 जनरेशन से कॉन्स्टेंटली जो काम चल रहा है, उसके बिना वो जो इतिहास है वो इतिहास पूरा नहीं होगा। वो जो इतिहास है उसका ये बहुत ही इंटीग्रल पार्ट होगा जब भी डीएनटी की हिस्ट्री लिखी जाएगी, कि इस तरीके का एक छोटा सा थिएटर ग्रुप था जो आज भी एक बदनाम बस्ती में अंधेरी गलियों में परफॉर्म किया जाता है, लेकिन इसकी आवाज मीडिया के माध्यम से या डिफरेंट मीन्स से भारत के प्रधानमंत्री तक पहुंचती है और उसको अवेयर करती है कि इस तरीके का एक ग्रुप जो है वो परफॉर्म कर रहा है, कई सालों से चिल्ला चिल्ला कर वो एक ही बात कर रहा है, आर वी सेकंड क्लास सिटीजन एंड वी वांट द लाइफ विद द डिग्निटी, हमें आत्मसम्मान से जीने का अधिकार चाहिए। ये बात नाटक के माध्यम से देश के प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचती है। वो पहला कमीशन बनाता है, उसके बाद बहुत सारे कमीशन बनते हैं, वो रिपोर्ट तैयार करते हैं। आज भारत देश के घुमंत विमुक्त जनजातियों के पास लिखित में उनके लिए क्या करना चाहिए उसकी एक किताब है। इसका इम्प्लीमेंटेशन कब होगा मुझे पता नहीं है, लेकिन जब भी कुछ होगा, जब भी इतिहास लिखा जाएगा, तो मुझे लगता है कि बुधन थिएटर को डेफिनेटली याद किया जाएगा। दैट विल बी वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ दैट। Yes, yes, sir. Yes, sir. थैंक यू सो You are मच। right. Yes. Great work done by you, sir. Salute to your work. You told about the history of a tribal community Chara, but now with the help of applied theater, आप एक अच्छा इतिहास बनाने जा रहे हैं। No doubt, बुधन थिएटर मोटिवेट करेगा to all social practitioners in the area of applied theater. Thank you so much, sir, for sharing your experiences with us. Many, many thanks, Visha. Thank you so much. Thank you all who join us on ATR Foundation's FB page. Now we'll have small break. We'll be back
at 2 p.m. with our speaker Abhishek Goswami from Jaipur. Stay with us. Thank you.